बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सिलेबस में जो 3 मैनेजरियल थेरीज़ हैं एमकॉम के सिलेबस में, जो बार बार पेपर्स में आ रही हैं, वो एक बोमल्स थेरी है और एक मैरिस और ये वाला हिस्सा है मैनेजरियल थेरीज एंड मॉडल्स ऑफ द फर्म, बोमल्स थेरी ऑफ सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, मैरिस मॉडल ऑफ मैनेजरियल एंटरप्राइज, विलियमसन मॉडल ऑफ मैनेजरियल डिसीजन डिस्क्रिशन टॉपिक्स हैं, बिहेवियरल मॉडल बाय सीरट एंड मार्च। तो इसमें 3 जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं बार बार, इसको आप ज़रूर देखें। ये भी मैं आपको यही वाली कराऊंगा 3। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके आ रहे हैं कि व्हाट आर द थीम्स ऑफ बोमल, थीम्स ऑफ मैरिज, थीम्स ऑफ विलियमसन मॉडल। तो तीनों का जो है 3 theories of managerialism. First is Baumol's model of sales revenue maximization. Second is Maris theory of managerial enterprise, and third one is Williamson's theory of managerial discretion. तो इसमें हम देखेंगे कि फर्म जो है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन है और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। सबसे पहले आपने बोमल्स मॉडल में जो है इसमें हम देखेंगे सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन है, यानी वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात नहीं करेंगे बल्कि सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे। जो हमने मॉडल पढ़े हैं मार्केट के, जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, इम्परफेक्ट कंपटीशन जिसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसमें आप कहते थे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की 2 कंडीशन है, MC इज इक्वल टू MR और स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। लेकिन यहाँ पे जो है हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात वो बॉमल्स के मुताबिक नहीं करते। Baumol suggested sales revenue maximization as an alternative goal to profit maximization. अब वो जो हम पहले पढ़ते रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव होता था परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, अब उसके एक अल्टरनेटिव जो है इन मैनेजरियल थेरीज में एक अल्टरनेटिव जो है ऑब्जेक्टिव दिया गया है, दैट इज सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। Managers only ensure acceptable level of profit, pursuing a goal which enhances their own utility. अब इससे जो है उनकी अपनी जो यूटिलिटी है कि वो सेल्स को, उनका ऑब्जेक्टिव है कि सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे रेवेन्यू जो है वो आए मैक्सिमम, और जो प्रॉफिट लेवल है उसका एक एक्सेप्टेबल लेवल काफ़ी है। रैशनल ऑफ द हाइपोथेसिस, ये जो बॉमल की थ्योरी है सेल्स मैक्सिमाइजेशन की, इसके अजम्पशन, इसके रैशनल जो हैं, हाइपोथेसिस जो हैं उसके रैशनल, मैनेजर्स हैज़ बीन सेपरेटेड फ्राम ओनरशिप इन मॉडर्न टाइम्स। इसके अजम्पशन क्या ले कि अब जो कहता है कि मैनेजर्स और जो ओनरशिप है उसमें सेपरेशन होगी इस तरीके के मुताबिक, यानी आप मैनेजर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे सेल्स मैक्सिमाइजेशन के बारे में। दिस हैज़ गिवन पावर्स टू मैनेजर्स हु परसू देयर ओन गोल्स रेदर देन द गोल ऑफ द ऑनर्स। और ऑनर का जो गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर उसका ऑनर का ये गोल है कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो वो अपना गोल जो उनका है कि मैनेजर्स के पास पावर है इस तरीके के मुताबिक कि वो अपना गोल जो है सेल्स मैक्सिमाइजेशन वाला गोल उसको परसू करें रेदर देन कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाएं। मैनेजर्स इंश्योर अ मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट टू सेटिस्फाई द शेयर होल्डर्स
बट वुड परसू अ गोल विच इन्हांसेस देयर ओन यूटिलिटी। अब ये है कि अगर वो सेल्स को मैक्सिमम करेंगे और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट देंगे, तो इससे उनकी अपनी यूटिलिटी जो है, मैनेजर्स का अपना रोल जो है वो बढ़ेगा। Why managers attempt to maximize sales rather than profit? अब ये सवाल के जो चल रहा था पहले कि फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो अब सेल्स जो उसका अल्टरनेटिव है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, वो इसकी तरफ क्यों आए हैं? तो इसमें नंबर 1 ये है कि इनकम्स ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स आर क्लोजली रिलेटेड टू सेल्स रेदर देन प्रॉफिट्स। जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी इनकम जो है, जैसे अगर कोई कंपनी है आज के दौर में, मॉडर्न दौर में ऐसे ही करते हैं कि वो सेल्स के टारगेट देते हैं मैनेजर्स को, और अगर वो सेल्स के टारगेट जो है वो अचीव करते हैं तो उसमें कुछ उनकी कमीशन भी होती है और उस हिसाब से उनकी सैलरी भी होती है, या अक्सर लिखा होता है फिक्स सैलरी प्लस कमीशन। तो सैलरी तो एक परमानेंट जो है इन अमाउंट उन्हें मिल जाएगी, लेकिन जो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करेंगे, कंपनी की चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी, तो उससे उनकी जो है वो कमीशन बढ़ती है या उनकी इनकम जो है वो बढ़ती है। तो प्रॉफिट जो होता है चूँकि वो ऑनर का होता है, इसलिए अगर प्रॉफिट ज़्यादा भी हो तो मैनेजर्स जो है उसका उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मैनेजर जो होते हैं, अगर उनके पास, जैसे कि इस फर्म में इस थ्योरी में बताया गया है कि उनके पास पावर होती है कि वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है सेल्स मैक्सिमाइजेशन का उसको इम्प्लाई करें रेदर देन कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाएं। अब ये बता रहा है कि क्यों ऐसे करते हैं, यानी वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ क्यों नहीं जाते और जो है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन की तरफ क्यों जाते हैं। तो इसकी पहली रीज़न जो उसने बताई है, दैट इज़ इनकम्स ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स आर क्लोजली रिलेटेड टू सेल्स रेदर देन प्रॉफिट्स। यानी अगर प्रॉफिट बढ़ेंगे तो ये वो ऑनर के हैं, अगर सेल्स बढ़ेगी तो उससे उनकी इनकम में इजाफा होगा, क्योंकि हर जो है चीज़ की जो सेल है उस सेल के बदले में ज़ाहिर है उनका जो कमीशन है या उनका टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो उसके बदले में जो अमाउंट उनकी है या बोनसेस जो हैं वो उनको मिलते हैं, लिहाजा वो इससे अटैच होते हैं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन से अटैच होते हैं रेदर देन प्रॉफिट्स। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इम्प्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ सेल्स एंड ट्रीट दिस एज अ गुड इंडिकेटर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। दूसरी रीज़न जो उसने बताई है वो ये है कि जब वो लोन वगैरह के लिए या किसी के साथ जो अग्रीमेंट करते हैं तो वो देखते हैं कि मार्केट में इनका शेयर कितना है, यानी इनकी सेल्स जो हैं वो पर एनम कितनी है, उस हिसाब से उनको लोन वगैरह या दूसरे जो अग्रीमेंट हैं वो साइन किए जाते हैं। इसलिए जो हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको अगर आपने इम्प्रेस करना है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बजाय आपको सेल्स मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाना चाहिए कि आप ताकि उनके साथ जो भी आपके एग्रीमेंट हैं वो अच्छे तरीके से हो सके। और वन ऑफ द परफॉर्मेंस इंडिकेटर, अगर किसी की सेल कम है लेकिन उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है, लोगों के पास लोग उसकी चीज़ इतनी ज़्यादा परचेज नहीं करते, चंद एक जो है वो अगर जो कस्टमर हैं वो चीज़ परचेज करते हैं और उनसे ही वो काफ़ी सारा मुनाफा कमा लेते हैं, तो लेट वो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर लेते हैं लेकिन उनकी चीज़ जो है ज़्यादातर कस्टमर की जो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो इट डजंट मीन कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगली रीज़न जो है, लार्ज एंड कंटिन्यूस सेल्स इनहेंस प्रेस्टीज ऑफ द मैनेजर्स हु इंश्योर रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। तो इससे जो है जाहिर है, जैसे मैंने पहले बताया कि बेनिफिट्स जो हैं जाहिर है वो उनको इसकी बुनियाद के ऊपर जो उनके आगे सेल्समैन भी होते हैं या सेल्स मैनेजर्स होते हैं उनके बेनिफिट्स जो हैं
वो अगर वो टारगेट अचीव करते हैं तो ज़ाहिर है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनके दरमियान होती है। तो अगले रीज़न जो है, अ स्टडी परफॉर्मेंस विद सेटिस्फैक्टरी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज़ प्रेफरेबली टू इरेगुलर spectacular profits in some 1 or 2 years. Having shown high profits, if the level is not maintained, it will lead to discontent of shareholders. अगर जो है एक्सेप्टेबल जो है वो प्रॉफिट आपने देना है हर साल, तो मे बी के शेयर होल्डर मुतमईन रहें। लेकिन अगर आपने एक साल बहुत हाई प्रॉफिट दे के अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, अगर आप हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट को आप अपना परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाते हैं, तो हाई लेवल का प्रॉफिट अगर आप एक दफ़ा देते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं करते आपको हर साल फिर हाई लेवल जो है प्रॉफिट का देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो फिर जो है ज़ाहिर आपके शेयर होल्डर्स मुतमईन नहीं होंगे आपसे। इसलिए बेहतर है कि आप एक एक्सेप्टेबल लेवल में प्रॉफिट दें और आप जो है ना अपनी सेल्स जो है उसको मैक्सिमम करें। लार्ज स्केल स्ट्रेंथन्स द कंपेटिटिव पावर ऑफ द फर्म व्हाइल लो आर डिक्लाइनिंग सेल्स डैमेजेस दिस पावर ऑफ बार्गेनिंग। तो वही ऊपर भी बात हुई है कि जो लार्ज सेल्स स्ट्रेंथ जो है वो उसकी कंपेटिटिव पावर जो है फर्म की वो बढ़ती है। जितनी ज़्यादा सेल्स होगी इट इटसेल्फ मीन्स कि उसकी जो है कंपेटिटिवनेस है, इसीलिए लोग ले रहे हैं। और अगर आपकी सेल्स ही कम है, इसका मतलब आपकी चीज़ जितनी एक्सेस में नहीं है लोगों की, वो या तो महंगी है बहुत ज़्यादा, इस वजह से लोग उसको एक्सेस नहीं उनकी है। तो अगर लार्ज सेल्स होती है तो इससे कंपेटिटिवनेस जो है उसको भी फ़ायदा होता है। तो दीज आर 5 पॉइंट्स। सबसे पहला कि एग्जेक्टिव्स की इनकम जो है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन से जुड़ी होती है रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मुतमईन करना है आपने, तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर बहुत अच्छा है। उसके बाद इसी से चूँकि डिविडेंड जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन होती है मैनेजर्स के दरमियान, और मैनेजर्स की प्रेस्टीज जो होती है वो लार्ज सेल से होती है, ना कि जो है वो हाई प्रॉफिट से। उसके बाद स्टडी परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि अगर आप एक्सेप्टेबल प्रॉफिट देते रहते हैं तो स्टेक होल्डर मुतमईन रहते हैं। लेकिन अगर आप हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट देंगे और बाद में आप जो है उसको लोअर लेवल पे जाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए आप एक्सेप्टेबल दें और सेल पे तवज्जो रखें। लास्ट में ये है कि ये इसलिए भी इंडिकेटर बेहतर है कि ये कंपेटिटिवनेस को शो करता है। मतलब आपकी जो चीज़ है वो उसकी क्वालिटी और उसकी जो प्राइस है वो मार्केट में बहुत अच्छी है, यानी कम है दूसरों से, इससे लोग आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। और लार्ज सेल्स का होना जो है यही बताता है कि क्वालिटी और प्राइस जो है वो आपकी बहुत अच्छी हैं, लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी है आपकी चीज़ की, और लोग जो हैं जब मास एक्सेप्टेंस होती है तो ज़ाहिर ये कंपेटिटिवनेस को भी शो करती है। नाउ अब जो है अगर आपने देखा हो तो हमने जो है टोटल रेवेन्यू का कर्व भी बना चुके हैं पीछे। अब देखें, दिस इज टोटल कॉस्ट, वन ऑफ द पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी सिर्फ इंक्रीजिंग उसने बनाया हुआ है। आपने जो कॉस्ट का चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने कॉस्ट का टोटल कॉस्ट का ड्राइव किया था, तो उसने एक सेक्शन का शो किया दैट इज़ इंक्रीजिंग। और उसके बाद टोटल रेवेन्यू का जो है दिस इज़ डिक्रीजिंग रेट ऑफ जो है रेट फॉर टोटल रेवेन्यू। अब देखें जो ये वाला जो है, ये वाली लाइन, ये आपके प्रॉफिट के लिए है, यानी जहाँ पे आपके टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट का डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम है, वहाँ आपका प्रॉफिट, ये है आपका टोटल कास्ट और ये है आपका टोटल रेवेन्यू। इन दोनों के दरमियान यहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम है, जहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम है आपका वहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो अगर तो आपने प्रॉफिट मैक्सिमम जो है उसको आपने लेवल बनाना है परफॉर्मेंस का, फर्म के परफॉर्मेंस का, तो देन बी विल बी द आउटपुट लेवल, कि आप बी पे प्रोड्यूस करें और जो है आपका जो प्रॉफिट होगा वो एफ लेवल पे होगा, यानी यहाँ तक आपका ये वाला प्रॉफिट है फॉर द ओ बी प्रोडक्शन करें आप, तो आपका प्रॉफिट जो है वो है ओ एफ, यानी यहाँ से
ये देखें यहाँ बिल्कुल ये वाला, तो ये आपके पास OF, ये आपके पास ये OP कह लें, ये प्रॉफिट आपका लेवल हो जाएगा। अब जो है चूंकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है इज नॉट कि आप प्रॉफिट मैक्सिमम करें, दिस इज एट OD टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम। आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो। अब देखें ये टोटल रेवेन्यू का कर्व है, ये यहाँ पे मैक्सिमम है, उसके बाद ये यानी उसके बाद ये गिरना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ये शो कर रहा है कि टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है। अब अगर यहाँ से आप नीचे आए तो देखें कितनी आउटपुट है इसके ऊपर, तो ये है पॉइंट एक है वो है D, और D पॉइंट OD, यानी आप आउटपुट जो है OB पैदा नहीं करेंगे बल्कि आउटपुट आप ज़्यादा पैदा करेंगे, ज़्यादा लोगों को जो है चीज़ प्रोवाइड करेंगे, और वो लेवल है OD। और अब इसमें प्रॉफिट लेवल कितना है, इसमें प्रॉफिट लेवल देखें H, यानी आपका प्रॉफिट लेवल मैक्सिमम नहीं है लेकिन अभी भी आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट है, यानी OH। ऐसे आप जो है वाई एक्सिस पे जाएंगे तो आपको प्रॉफिट लेवल मिलेगा OH। तो ये वाला आपका ये प्रॉफिट का जो है पहले F था। अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हैं, अगर आप अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं दैट इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो यहाँ पे देखें आपका रेवेन्यू मैक्सिमम है। ज़ाहिर रेवेन्यू जो होता है वो सेल से होता है, तो आप प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके सेल का रेवेन्यू आ जाएगा, और उस पर जो आपका प्रॉफिट है वो है H, और जो आपकी आउटपुट आप सेल करेंगे यहाँ पे वो है O से लेके D तक। जब आपका प्रॉफिट मैक्सिमम था तब आप कर रहे थे O से लेके D तक। सही हो गया जी। एक दफ़ा फिर देख लें, दिस इज टोटल रेवेन्यू, और ये आपके पास टोटल कॉस्ट, और जहाँ पे इनका डिफरेंस मैक्सिमम है वहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा, और उसके बाद ये प्रॉफिट नीचे आना शुरू हो जाएगा क्योंकि इनका गैप जो है कम होता जा रहा है, तो प्रॉफिट भी कम होता जाएगा। ये गैप शुरू में कम है तो प्रॉफिट लेवल कम है, और गैप बढ़ता जा रहा है तो प्रॉफिट ऊपर जाता जा रहा है। जहाँ पे इनका गैप जो है टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट का गैप मैक्सिमम है वहाँ पे जो है प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो चूंकि अब आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं है, अब आपका ऑब्जेक्टिव जो है टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन है, दैट इज सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, वहाँ से आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें नीचे, और आप देखेंगे वो जो पॉइंट है वो क्वांटिटी बताएगा कौन सी क्वांटिटी आपकी है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर आपने ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला प्रॉफिट का ग्राफ, अगर आपने यहाँ से नीचे ले आए तो फिर नेगेटिव प्रॉफिट आएगा, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लॉस आएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसलिए आपका प्रॉफिट लेवल का जो कर्व है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो इसमें से लाइन में से गुजरे, ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें से गुजरे। अगर वो पहले ही नीचे आ गई तो जब आप इस लाइन को नीचे करेंगे तो वो नेगेटिव यानी जो लॉस है वो होगा, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द स्टेक होल्डर्स। जी यहाँ पे देखें टोटल प्रॉफिट इक्वल्स HD लेस देन द मैक्सिमम प्रॉफिट DF। अब जब आप जो हैं, अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि देखें जब आपका ऑब्जेक्टिव था टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उस वक्त जो है आप थे F पॉइंट के ऊपर और क्वांटिटी आप बेच रहे थे B, तो आपका प्रॉफिट लेवल जो था वो था BF। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ और ऑब्जेक्टिव हो गया रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, तो जब आपने यहाँ से लाइन ड्रा की तो उसने प्रॉफिट के कर्व को जो है H पॉइंट पे कट किया, और ये D आप आउटपुट सेल कर रहे हैं, तो अब आपका जो है प्रॉफिट है वो है HD। तो HD इज लेस देन FB। तो ये फ़र्क पड़ा है कि आपने अगर जो है आपने जाना है सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की तरफ, तो आपका प्रॉफिट लेवल पहले से कम होगा। जैसे कि शुरू में उसने बताया कि वो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट में रहते हैं, और वो उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। दिस इज़ द वेरी गुड परफॉर्मेंस इंडिकेटर कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी मार्क्स एक्सेप्टेंस हो और आपकी चीज़ कंपेटिटिव हो, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका इमेज अच्छा हो, और जो मैनेजर्स हैं इकोनॉमिक मैनेजर्स जो हैं वो उनको डिविडेंड मिले इससे, और उसके बाद जो है उनकी अपनी यूटिलिटी जो है वो इससे इंक्रीज़ करें। जी सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट कंबाइंड विद द डिज़ायर फॉर स्टडी परफॉर्मेंस विच इंश्योर सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट टेंड टू मेक मैनेजर रिस्क अवॉइडर। टॉप
managers in the modern firm are generally reluctant to adopt highly promising but risk-prone projects. But this approach stabilizes the economic performance of the firm and leads to development of early market and basic assumptions of Baumol's static model. A firm's decision making is limited to a single period. During this period, the firm attempts to maximize total revenue rather than physical volume of sales. Sales revenue maximization is subject to provision of minimum required profit to ensure a fair dividend to shareholders, thus ensuring stability of this job. जाहिर है, मैंने जैसे बताया कि अगर वो कर्व नीचे आ गया और ये जो कर्व है प्रॉफिट का, अगर ये यहाँ से नीचे आया तो डी को आप जब नीचे लाएंगे, इस लाइन को नीचे लाएंगे, तो वो आपको नेगेटिव प्रॉफिट को शो करेगी और ये उनकी अपनी जॉब के लिए खतरा है। जो मैनेजर्स हैं उनकी अपनी जॉब के लिए खतरा है। कन्वेंशनल कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस आर अज्यूम्ड, कॉस्ट कर्व्स आर यू शेप, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये वही जो कर्व्स जो इस्तेमाल किए हैं रेवेन्यू का, उसके बाद कॉस्ट का, ये वही कन्वेंशनल हैं, जो ट्रेडिशनल हैं, जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा तो इसमें जो हमने सीखा वो यही सीखा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सेल्स मैक्सिमाइजेशन की तरफ हम क्यों जो मैनेजर्स हैं क्यों जाते हैं, उसकी कुछ हमने रैशनल भी बताए हैं, उसकी डायग्राम भी देखी है, उसके अजम्पशन भी हैं, उसका जो बेसिक थीम है वो भी है। तो इसको ज़रूर करना चाहिए आपको, बहुत आसान है ये वाली। नेक्स्ट थ्योरी है मैरिज थ्योरी ऑफ द मैनेजरियल एंटरप्राइज। ये बहुत आसान है। इन कॉर्पोरेट फर्म देयर इज स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट विच अलाउज मैनेजर्स टू सेट गोल्स विच डू नॉट नेसेसरली कंफर्म विद दोज ऑफ द ऑनर्स। इसका भी देखें, थोड़ा सा वही बात है कि एक तो सेपरेशन हो गई, यानी जो ऑनर्स हैं और जो मैनेजमेंट है उसमें सेपरेशन है, वो डिफरेंस आप क्रिएट करेंगे। और जो मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट जो हैं, उनके ऑब्जेक्टिव जो हैं उनके ज़रूरी नहीं है कि वो वाले ऑब्जेक्टिव अडॉप्ट करें जो कि ऑब्जेक्टिव जो हैं ऑनर्स के हैं। तो द शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स, और जाहिर है ये कॉर्पोरेट फर्म्स हैं तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे और दे आर द ऑनर्स। देयर यूटिलिटी फंक्शन इंक्लूड्स वेरिएबल सच एज। अब देखिए उनकी जो यूटिलिटी है उनको कहाँ फ़ायदा होता है, कौन से वेरिएबल है जिनसे फ़ायदा होता है उनको, उनकी सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ती है, उनकी यूटिलिटी कैसे बढ़ती है। तो एक है प्रॉफिट, जाहिर है प्रॉफिट होगा तो बहुत खुश होंगे। साइज ऑफ आउटपुट, और कारोबार अगर या उसकी आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा होती जाएगी, उसका साइज फर्म का जो है वो बढ़ता जाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। साइज ऑफ कैपिटल, मार्केट शेयर एंड पब्लिक इमेज। अब अगर मार्केट में उनकी चीज़ जो है वो 100% लोग लेंगे तो वो तो बहुत आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। लेट वो जितना शेयर उनका बढ़ेगा ये उनकी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। और अगर पब्लिक इमेज, लोग उनकी चीज़ से बहुत खुश हैं, उनकी चीज़ कंपेटिटिव है और एक्सेप्टेंस आ रही है मार्केट से, तो ये बहुत जो है यूटिलिटी की बात है उनके लिए। दिस इज़ देयर यूटिलिटी फंक्शन इंक्लूड्स सच एज। अब यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ प्रॉफिट, साइज ऑफ आउटपुट, साइज ऑफ कैपिटल, मार्केट शेयर्स एंड पब्लिक इमेज। अब जो मैनेजर्स हैं उनका अपना यूटिलिटी फंक्शन है। द मैरिज थ्योरी ऑफ द मैनेजरियल एंटरप्राइज में जो द मैनेजर्स हैव अदर आइडियाज, देयर यूटिलिटी फंक्शन इंक्लूड्स वेरिएबल सच एज। अब उनको किससे मतलब होता है, जाहिर है किसी भी फैक्ट्री कारखाने में, किसी भी फर्म में काम करने वाले आदमी को उसकी यूटिलिटी कैसे बढ़ती है, उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी जनाब सैलरी से, उसकी सैलरी अच्छी हो जाए, जॉब सिक्योरिटी हो, अगर उसको सुबह वो काम पे आता है और उसको जॉब मिल जाता है जनाब कि आपकी छुट्टी हो गई है, तो आपकी कोई फ्लक्चुएशन आ गई परफॉर्मेंस में या कुछ थोड़े से इशू पे, या वैसे ही जो है फॉर्म किसी और को हायर करना चाहे तो उसको जो है वो फारग कर दे, दिस इज़ नॉट सिक्योरिटी। तो इस तरह से परफॉर्मेंस लो हो जाती है। जो अदारे जो हैं वो ऐसे करते हैं कि लोगों को जब चाहा उनको निकाल बाहर किया, तो मे बी के उनके पास भी अच्छे ट्रिक्स हों कि वो मार्केट में अपनी जगह रखें,
ये मार्केट का शेयर रहे, लेकिन इस तरह से बहुत मुश्किल है कि अगर आप किसी की जॉब सिक्योर ना करें और उसको उससे परफॉर्मेंस मांगें आप, तो वो तो बेचारा आगे किसी और फर्म की किसी और जॉब की तलाश में ही रहेगा। फिर वो बड़े टिक के एक जगह पे बैठ के कोई आइडियाज़, कोई इनोवेशन उस फर्म के लिए वो क्रिएट नहीं कर सकेगा, और ना वो करना चाहेगा क्योंकि उसको सिक्योरिटी नहीं है। ना वो अपनी आइडियाज़ देगा ऐसी फर्म्स के लिए, ना वो अपनी 100% जो है एफर्ट करेगा। तो इसलिए जो है इसलिए वो कहता है कि ज़ाहिर है ये हर आदमी जो जॉब करना चाहता है उसके यूटिलिटी फंक्शन है कि सैलरीज, जॉब सिक्योरिटी, पावर एंड स्टेटस। अब पावर उसके पास होनी चाहिए डिसीजन करने की, उसका जो है स्टेटस जो है वो होना चाहिए कि वो डिसाइड कर सके। The owners want to maximize their utility while the managers attempt maximizing of their own utility. अब उनके सेपरेट जो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हर कोई अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनकी उनकी सेटिस्फेक्शन चाहता है, अपनी यूटिलिटी फंक्शन की जो है उसको बढ़ाना चाहता है, उसको उसका जो स्टेटस है वो बढ़ाना चाहता है। Both utilities do not necessarily clash because the most of the variables of both utilities have a strong relationship with a single variable, that is size of the firm. अब हमने ऊपर देखा है कि ये जो सैलरीज हैं, जॉब सिक्योरिटीज़ हैं, पावर एंड स्टेटस है, और उसके बाद ये जो है प्रॉफिट, साइज ऑफ आउटपुट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक ऐसा वेरिएबल भी है जिसमें जो है जिसके साथ अटैच हैं। तो दोनों को कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि खिंचातानी हो कि ऑनर्स जो है उनका यूटिलिटी अगर मैक्सिमम होगी तो मैनेजर्स की नहीं होएगी, और अगर मैनेजर्स की हो जाए तो उनकी नहीं होएगी। तो मे बी के उन दोनों में क्लैश ना हो, और अगर लेट के साइज ऑफ द फर्म बढ़ता है तो जाहिर है उनको सैलरी भी बढ़ सकती हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी भी मिल सकती है, और जो ऑनर्स हैं उनकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो भी होगी। तो इसलिए जो है वो कह रहे हैं जो है मैरिस कह रहा है कि both utilities does not necessarily clash because the most of the variables of both the utilities have a strong relationship with a single variable, that is size of the firm. तो साइज ऑफ द फर्म बढ़ने से जो है वो दोनों का फ़ायदा हो सकता है। It is reasonable to assume that maximizing the long run growth of any indicator is equivalent to maximizing the long run growth rate of others. तो लॉन्ग रन ग्रोथ रेट जो है किसी भी इंडिकेटर का वो इक्वल हो सकता है, वो किसी और की ग्रोथ को भी वो बढ़ा सकता है। वो दो पैरेलल ग्रोथ हो सकती हैं दो वेरिएबल में। मसलन साइज ऑफ द फर्म बढ़ता है तो इससे सैलरीज भी बढ़ सकती हैं, साइज ऑफ द फर्म बढ़ता है तो इससे जॉब सिक्योरिटी भी मिल सकती है, साइज ऑफ द फर्म बढ़ता है तो इससे ऑनर्स का प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। तो ये पैरेलल ग्रोथ जो है वो भी हो सकती है, एक बैलेंस ग्रोथ हो सकती है वेरिएबल्स के दरमियान। मैनेज थियरी ऑफ मैनेजरियल एंटरप्राइज, ऑनर्स बीइंग इंटरेस्टेड इन द ग्रोथ ऑफ द फर्म want maximization of the growth of the supply of capital which is assumed to maximize the owner's utility. अब चूँकि ऑनर जो हैं वो फर्म की ग्रोथ में वो भी इंटरेस्टेड हैं, तो वो चाहते हैं कि जो ग्रोथ है मैक्सिमम हो सप्लाई ऑफ कैपिटल की, इससे जो है उनकी यूटिलिटी जो है वो बढ़ेगी, वो मैक्सिमम होगी। मैनेजर्स वांटिंग टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द फर्म रेदर देन एब्सोल्यूट साइज ऑफ द फर्म believe that growth of demand for the product is an appropriate indicator of the growth of the firm. अब जो ऑनर हैं वो भी ग्रोथ चाहते हैं, जो मैनेजर्स हैं वो भी ग्रोथ चाहते हैं, ये सप्लाई ऑफ कैपिटल से चाहते हैं, ये ग्रोथ ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स वो इसको अप्रोप्रिएट इंडिकेटर समझते हैं, लेकिन चाहते वो दोनों ग्रोथ हैं। यहाँ से हम ये सीख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आगे आपकी इसकी थीम बनाएगा कि जो ऑनर हैं वो भी ग्रोथ ऑफ द फर्म चाहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमम कर लिए, ये भी ग्रोथ ऑफ द जो है ना फर्म उसको मैक्सिमम करना चाहते हैं ताकि जो है उनके डिविडेंड जो हैं वो भी जो है उनकी जो सैलरीज वगैरह हैं, उनकी जॉब सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड चुके हैं। देयर आर टू कॉन्स्ट्रेंट्स इन द मैरिस मॉडल, द मैनेजरल टीम कॉन्स्ट्रेंट। सिंस मैनेजमेंट इज़ अ टीम वर्क, हायरिंग न्यू मैनेजर्स does not expand managerial
capacity immediately. New managers take time to get integrated in the team. Managerial team constraint sets limits to both the rate of growth of demand and rate of growth of capital. अब जाहिर है कि एक ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ ऑफ डिमांड, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड मैनेजर्स का, और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल दिस इज द डिमांड ऑफ ऑनर्स. तो मैनेजमेंट चूँकि टीम वर्क होता है, तो आप नए मैनेजर्स लाएंगे तो वो वहाँ पे कंपैटिबिलिटी बनते बनते बनेंगी और वो सीखते सीखते सीखेंगे, और एक्सपीरियंस जो है जो पहले चल रहे हैं स्मूथली उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है. तो इसलिए मैनेजरियल टीम जो है ये भी एक कंस्ट्रेंट है ऑनर्स के लिए. द जॉब सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट. मैनेजर्स वांट जॉब सिक्योरिटी. Job security attained by pursuing a prudent financial policy which requires the three crucial financial ratios to be maintained at optimum level. तो जॉब सिक्योरिटी जो हैं वो बहुत ज़रूरी है. उसके लिए कुछ रेशियोज़ हैं जो कि डिफ़ाइन की हैं मैरिस ने, तो वो बहुत ज़रूरी हैं. नंबर 1 इज़ लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो minus ratio of liquid asset to total assets. Low liquidity increase the risk of insolvency. Risk positive होगा. Leverage debt or debt equity ratio, ratio of debt to total assets. High debt equity ratio exposes the firm to bankruptcy. Risk positive है. Profit retention ratio, high retention ratio of profit adds to the reserves contributing to growth of capital, और यहाँ पर रिस्क नेगेटिव होगा. Combining all the above into a single parameter will amount to financial constraint of the firm. So this is जो है financial constraint of the firm. Policy variables in Maris balanced growth model are as follows. अब जाहिर है कि मैरिस जो मॉडल है उसमें रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑनर्स ऑफ मैनेजर्स, एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑनर्स. नाउ हम जा रहे हैं कि ऐसा बैलेंस्ड ग्रोथ जो है ग्रोथ की तरफ, जिसमें मैनेजर्स और जो ऑनर्स हैं दे विल बोथ ऑफ देम विल बी सेटिस्फाइड. द फर्म्स हैज the freedom to choose its financial policy as it subjectively determine the three financial ratios: liquidity ratio, leverage debt ratio, and retention ratio. The firm can decide its diversification rate either by expanding the range of its product or by merely affecting the change in the style of its existing range of product, or it can adopt two policies simultaneously. अब जाहिर है आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं. फर्म की डाइवर्सिफिकेशन ये है कि आप एक्सटेंशन करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं अपनी आउटपुट की, उसमें वैरायटी लाते हैं, उसमें वेरिफिकेशन, उसमें जो है वैरायटी आएगी जब वेरिएशन आएगी, और उसके बाद आप नई मार्केट्स ढूंढ सकते हैं. तो दो तरह से आप डाइवर्सिफिकेशन या दोनों इकट्ठा पॉलिसी भी लगा सकते हैं. प्राइस इज़ नॉट अ पॉलिसी वेरिएबल ऑफ द फर्म. It is a parameter. Price is taken as given by the oligopoly structure of the market. Production costs are also taken as given. The firm has the freedom to decide the level of its advertising and research and development, R&D, research and development. Since price and production costs are given, increase in advertising and research and development will imply lower profit margin and vice versa. तो ज़ाहिर है जब कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट जो है वो और गिर जाएगा. तो ये भी कॉस्ट नहीं, एक तरह के ज़ाहिर सेल्स कॉस्ट जो एडवर्टाइजिंग है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जी, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्म. अब जो ऑनर्स की डिमांड थी, द फर्म इज अज्यूम्ड टू ग्रो बाय डाइवर्सिफिकेशन एंड नॉट बाय मर्जर और एक्विजिशन. The growth of demand for the products of the firm depend on the rate of diversification and the proportion of successful new product. Diversification mean कि आप न्यू प्रोडक्ट वेरिएटी उसमें लाएं, या आप मार्केट जो है वो और अच्छी करें, यानी आप इनोवेशन लाएं अपनी चीज़ में.
और या जो है मार्केट नई तलाश करें और मार्केट से आपकी जो है ना वो ग्रोथ होएगी, आपकी डिमांड बढ़ेगी। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई, द शेयर होल्डर हु आर ऑनर्स विश टू मैक्सिमाइज कंपनीज कैपिटल विच इज़ द मेजर ऑफ द साइज ऑफ द फर्म। ज़ाहिर है जितना कैपिटल ज़्यादा होगा वो आपकी फर्म का साइज़ बताता है कि उसका साइज़ ज़्यादा है। द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द फर्म इज़ प्रॉफिट, बट द मैनेजमेंट can retain only part of it, or another part has to be distributed as dividend. The rate of growth of capital is determined by three factors. The three financial ratios determined by the managers constituting the financial security constraint, the average rate of profit, and the rate of diversification. Three financial ratios determined by the managers constituting the financial security constraint, the average rate of profit and the rate of diversification. तो ये तीन जो फैक्टर्स हैं ये वाले जो हैं एक में पहला तो जो है वो फाइनेंशियल रेशियोज हैं, दूसरा है एवरेज रेट ऑफ प्रॉफिट है और तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन, रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ये तीनों जो हैं अच्छा इसकी क्रिटिकली एग्जामिन जब करेंगे मैरिज थ्योरी को तो इसका मतलब है जो बैलेंस ग्रोथ रेट है वो डिटरमिन होगा तीन फैक्टर से, एक तीन रेशियो फैक्टर से, एक फाइनेंशियल रेशियो, एवरेज रेट ऑफ प्रॉफिट एंड द रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। Marriage has made a significant contribution in the form of incorporation of the financial policies into the decision-making process of the corporate firms. His theory suggests that although the managers and the owners have different goals, it is possible to find a solution which maximizes the utility of both. Nonetheless, marriage shows that growth and profits are competing goals. His model implies that both managers and owners are conscious of the fact that the firms cannot simultaneously achieve maximum growth and maximum profit. Marriage seems to be correct in arguing that owners of the corporate firms do prefer the maximization of the rate of growth, and for this they do not mind sacrificing some profits. Critically examine marriage theory यहीं चल रहा है. The main weakness of marriage theory is that he assumes given production cost and price structure, he does not explain determination of either cost or profit. Kurzenius writes, oligopolistic interdependence is not satisfactory deal with the marriage model. Really, marriage brushes aside the mechanism by which prices are determined. There is serious shortcoming of the model in view of marriage assumption that the growth of the firm is achieved mainly via the introduction of new products which will be imitated by competitors. तो एक डाइवर्सिफिकेशन ज़ाहिर इतनी आसान नहीं है क्योंकि इमिटेशन हो जाती है, वो चीज़ों को कॉपी कर लिया जाता है, तो बार बार जो है ज़ाहिर उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी और ऊपर से प्राइस और कॉस्ट उसने यानी जो इस पर क्रिटिकल उन्होंने तो कहा है कि बहुत अच्छी थ्योरी है. अब क्रिटिकली एग्जामिन से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ आप नक्स निकालेंगे, जो अच्छे पॉइंट हैं वो भी आप बताएंगे और जो अजम्पशन में थोड़ी सी ज़ाहिर अजम्पशन जो होते हैं वो रियलिस्टिक नहीं होते, उस पर आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो. तो ये अजम्पशन पे थोड़ा क्रिटिसिज्म है कि उसने अज्यूम किया हुआ है कि कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है प्राइसेस और कॉस्ट जो है वो डिटरमिन नहीं है, वो गिवन है. तो ये एक जो है इस पर जो है वो क्रिटिसिज्म है. लास्ट थ्योरी जो है वो है विलियमसन थ्योरी ऑफ मैनेजरियल डिस्क्रिशन. अब हमने पहला बोमल्स पढ़ा है और दूसरा हमने बैलेंस ग्रोथ वाला पढ़ा है. पहला हमने पढ़ा है कि जनाब जो है वो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन जो है ऑब्जेक्टिव बनता है. दूसरे में हमने बैलेंस ग्रोथ को पढ़ा है और तीसरा जो है वो ये है कि विलियमसन इज़ वन ऑफ द ओपिनियन दैट मैनेजर्स ऑफ अ मॉडर्न बिजनेस फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड एज कॉर्पोरेट यूनिट डू नॉट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट which result in the maximization of the utility of the owners. Instead they maximize their own utility using their discretion. तो चूँकि उनके पास पार होती है, डिस्क्रिशन होती है, लिहाजा वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करते हैं. However, for their job security, managers attempt to ensure a certain minimum of profits or to shareholders in the form of dividends. Thus, profit is constrained to the manager's discretion.
तो उनके पास एक ही उनके ऊपर कॉन्स्टेंट होती है, एक ही उनके ऊपर पाबंदी होती है, एक उनके ऊपर एजम्पशन लगता है कि उन्होंने एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट जो है ना शेयर होल्डर का वो ज़रूर मेंटेन रखना है। बाकी जो है वो अपनी डिस्क्रिशन को इस्तेमाल करके, अपनी स्टेटस को, पावर को इस्तेमाल करके वो अपनी यूटिलिटी जो उनकी है उसको मैक्सिमम करते हैं, चाहे वो सेल्स की मैक्सिमाइजेशन से आए। मैनेजर्स यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन सच वेरिएबल एज सैलरी। अब जैसे हमने उसकी मैनेजर्स की यूटिलिटी फंक्शन पढ़ा था, तो और उसके बाद हमने ऑनर का यूटिलिटी फंक्शन पढ़ा था। यहाँ पे वो ये कह रहा है, इसकी थीम ये है कि मैनेजर जो होते हैं वो अपनी डिस्क्रिशन को इस्तेमाल करके, अपनी पावर और स्टेटस को इस्तेमाल करके वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करते हैं, देन के वो ऑनर्स की यूटिलिटी को मैक्सिमम करें। मैनेजर्स यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन सच वेरिएबल्स सच एज सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पावर, prestige, status, job satisfaction and professional excellence. Of these variables only salary can be quantified. जाहिर है इसमें जितने भी वेरिएबल आपने पढ़े हैं तो पावर का कोई नंबर नहीं होता, स्टेटस का कोई नंबर नहीं होता, जॉब सिक्योरिटी के लिए कोई नंबर नहीं, क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते आप। ठीक है कि अगर 20 जॉब सिक्योरिटी है, 30 जॉब सेटिस्फेक्शन है, 40 प्रेस्टीज है और 20 या 30 स्टेटस है, तो ज़ाहिर है सैलरी को आप क्वान्टिफाई कर सकते हैं। देयरफॉर विलियमसन यूजेस मेजरेबल वेरिएबल्स लाइक स्टाफ एक्सपेंडिचर्स, मैनेजरियल सैलरी एंड डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट इन द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ मैनेजर्स on the assumption that these are the source of job security and reflect power, prestige, status and professional achievement of the managers. तो ये दो तीन चीज़ें लेता है जिसको जो क्वांटिफाई हैं कि स्टाफ का एक्सपेंडिचर जो है, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर जो है, डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट जो है और उनकी जो है सैलरी जो है जो क्वांटिफाई की जा सकती हैं। तो ये जो क्वांटिफाई चीज़ें की जा सकती हैं, ये चीज़ें जो हैं जो क्वांटिफाई की जा सकती हैं, तो तीन चीज़ें उसने जो क्वांटिफाई की जा सकती हैं, जो मेजरेबल वेरिएबल हैं, स्टाफ का एक्सपेंडिचर, स्टाफ की सैलरी और डिस्क्रिशनरी पावर उनकी, ये तीन जो हैं वो उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन को, उनके स्टेटस को, प्रोफेशनल अचीवमेंट को, प्रोफेशनल एक्सीलेंस को ये शो करेंगे, तीनों जो है ना क्वांटिफाई वेरिएबल। अब विलियमसन थ्योरी ऑफ मैनेजरियल डिस्क्रिशन बेसिक कॉन्सेप्ट्स द डिमांड फॉर द फर्म। द फर्म्स डिमांड कर्व इज assumed to be downward sloping and is defined by the function. X is the function of P, S, E, where X is output, P is price और S is staff expenditure. E is a demand shift parameter reflecting autonomous change in demand. ये कोई ऐसा वेरिएबल हो सकता है जो कि डिमांड को शिफ्ट करने वाला है। The demand is negatively related to price and it is assumed to be positively related to staff expenditure and to the shift factor. तो सबसे पहले आपको जो है ये वाला डिमांड फंक्शन आपको मिला है, जिसमें आपने देखा कि जो चीज़ की डिमांड है वो प्राइस से नेगेटिव रिलेटेड है और स्टाफ के एक्सपेंडिचर और डिमांड शिफ्टर से जो है वो नेगेटिवली पॉजिटिवली रिलेटेड है। द एक्चुअल प्रॉफिट सेल्स रेवेन्यू माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लेस स्टाफ एक्सपेंडिचर, यानी प्रॉफिट ये होगा कि आप रेवेन्यू में से कॉस्ट भी निकालेंगे और स्टाफ के एक्सपेंडिचर भी निकालेंगे। ये नए कॉन्सेप्ट इसने दिए। द रिपोर्टेड प्रॉफिट इज़ the firm reports to the tax authorities. It is the actual profit less tax deductible managerial emoluments, that is profit minus emolument या salary is equal to revenue मनफी cost मनफी staff expenditure मनफी emoluments. Various concepts of profits आगे चल रहे हैं। Minimum profit is required to satisfy the shareholders. If this profit is not earned, the shareholder will either sell their shares or change the top management, adversely affecting the job security of managers. जाहिर है अगर वो acceptable level of profit नहीं देंगे
तो उनकी अपनी जॉब जो है वो सिक्योरिटी उसकी नहीं रहेगी। इसलिए मैनेजर्स की जो जॉब सिक्योरिटी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टू द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट या मिनिमम प्रॉफिट से। तो ये कैसे आएगा? ये जो है ये मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन इक्वल टू प्रॉफिट लेवल जो कि रेवेन्यू से माइनस टैक्स जो है जब आप निकालते हैं तो जो बाकी प्रॉफिट बचता है वो आपका जो है वो होगा मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट। द डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द मिनिमम प्रॉफिट एंड द टैक्स फ्रॉम द एक्चुअल प्रॉफिट। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट था उसमें से जो आप जो है डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो मिनिमम प्रॉफिट आप एक्चुअल प्रॉफिट, ये एक्चुअल प्रॉफिट है, उसमें से आप मिनिमम ये दिस इज पाई, तो पाई माइनस पाई नॉट, पाई जो एक्चुअल प्रॉफिट और पाई नॉट मिनिमम प्रॉफिट और माइनस टैक्स, दिस इज डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट। डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट इज द अमाउंट दैट इज लेफ्ट फ्रॉम द रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द मिनिमम प्रॉफिट एंड द टैक्स फ्रॉम द रिपोर्टेड प्रॉफिट। तो डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट जो है जैसे कि उसने कहा था कि 3 वेरिएबल जो हैं उसमें जो कि उनकी जॉब एक्सीलेंस और जॉब परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन और डिस्क्रिशन और एक्सीलेंस को शो करता है, उनमें से वन ऑफ द वेरिएबल डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपने डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट निकालनी है दिस इज प्रॉफिट amount that is left from the reported profit after subtracting the minimum profit, this is reported profit, and pi naught जो कि ऊपर भी यूज हुआ that is minimum profit और minus tax। तो इसका जो है जो इसका थीम था वो ये था कि जो मैनेजर्स थे मॉडर्न बिजनेस में वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे जो कि ऑनर्स की जो यूटिलिटी को मैक्सिमम करते हैं, बल्कि वो अपनी यूटिलिटी को अपनी डिस्क्रिशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करेंगे और उनकी यूटिलिटी जो है ज़ाहिर है वो उनकी जॉब सिक्योरिटी है, उनकी सैलरी है, उनका स्टेटस है। तो लेकिन उनको एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट जो है या एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट जो है वो फर्म्स को या जो शेयर होल्डर हैं उनको देना पड़ेगा, वरना जो उनकी जॉब्स जो हैं वो सिक्योर नहीं हो, सिक्योरिटी उनकी वो इंश्योर नहीं की जा सकती। इसलिए जो है यहाँ पे इसका थीम जो है वो ये है। विलियमसन का अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है या तो आप बता सकते हैं कि इसका जो थीम है वो ये है कि मॉडर्न बिजनेस में जो मैनेजर्स हैं वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल करते हुए वो ऑनर की जो यूटिलिटी है उसको मैक्सिमम नहीं करते, बल्कि वो उनको एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट दे के अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करते हैं अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल करते हुए। सो उनके लिए जो कॉन्स्ट्रेंट है, मैनेजर्स के लिए जो कॉन्स्ट्रेंट है वो एक्सेप्टेबल लेवल या मिनिमम प्रॉफिट जैसे उसने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है वो मिनिमम प्रॉफिट है जो उसने देना है शेयर होल्डर को। जी एक दफ़ा फिर देख लें तीनों थेरीज, इनका थीम देख लें क्या है थीम इनका। तो बॉमल्स जो थेरी पहली हमने देखी इसमें उसने कहा कि जी बॉमल्स का ये है कि वो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन करते हैं। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन करने से उनका ये होगा कि एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट जो वो अटेंड करेंगे ऑनर्स के लिए, और वो इसी रास्ते से वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करेंगे। उसके बाद हमने देखा है जो मैरिज थ्योरी है। मैरिज थ्योरी में हमने कहा
पढ़ा है कि दोनों के यूटिलिटी फंक्शन होते हैं, ऑनर्स के भी और उसके बाद जो हैं जो मैनेजर्स हैं उनके भी। लेकिन मैनेजर्स जो हैं वो ये ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर्स का और उनका आपस में क्लैश हो। उसने एक वेरिएबल बताया था जो कि साइज़ ऑफ द फर्म, कि अगर साइज़ ऑफ द फर्म बढ़ता है तो उससे में भी जो हैं दोनों के जो हैं वो यूटिलिटी जो हैं वो बेहतर हो सकता है। लेकिन उसमें कुछ कॉन्स्टेंट की बात की गई थी और जो है कुछ कॉन्स्टेंट जैसे फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट थी और उसके बाद जॉब सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट है, मैनेजरियल टीम कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट की बात की गई थी। फिर एक ऐसा जो ग्रोथ रेट, बैलेंस ग्रोथ रेट जो है वो ढूंढा गया है जिससे जो है दोनों के जो ऑब्जेक्टिव हैं जो हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। और दिस इज़ द थीम कि 3 फैक्टर हैं, 3 फैक्टर जो हैं जिसमें एक फाइनेंशियल रेशो है और दूसरा जो है एक एवरेज रेट ऑफ प्रॉफिट है और रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है। ये 3 अगर जो हैं इनको ये डिटरमिन करेंगे बैलेंस ग्रोथ रेट जो कि एक्सेप्टेबल होगा मैनेजर्स के लिए भी और जो है फर्म्स के लिए भी। लास्ट में हमने देखा है ज़ाहिर है विलियमसन में ये है कि इसका थीम ये है कि जो मैनेजर्स हैं वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल करते हुए एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट देते हैं शेयर होल्डर्स को, लेकिन वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करते हैं और मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि उनकी जो जॉब है वो उसकी सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। तो ये जो है 3 थेरीज ये आपको करनी है। और उसके बाद आप जो हैं अगर आप सिलेबस देखें तो आपका ये मार्केट स्ट्रक्चर और उसके बाद चूँकि ये वाला आपने जो है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ये भी आपने देखा है, मैनेजरियल देखा है और मार्केट स्ट्रक्चर भी हमने देखा हुआ है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस भी देखा हुआ है। ये जो पहला है इसका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स नेचर स्कोप एंड ओवरव्यू ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, तो इसको ये हमने क्लास में थोड़ा बहुत हमने देखा था। इसको आप पढ़ें क्योंकि ये थ्योरी है और कोई मुश्किल नहीं है कि जब आपने उसके सारे कंटेंट्स पढ़ लिए हैं, डिमांड एनालिसिस, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, मार्केट आपने एनालिसिस किया, उसके बाद आपने जो है मैनेजरियल थ्योरीज पढ़ी हैं, उसके बाद आपने कैपिटल बजटिंग जो है वो पढ़ा है। तो लास्ट लेक्चर जो है उसको हम जो है ना वो रखते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, कि जो शॉर्ट क्वेश्चन जो है आए हुए हैं पहले पेपर्स में उनको जो है हम रिवाइज करते हैं। तो उसके बाद आपका एक क्वेश्चन जो है वो MCQs का है। तो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन उसी सूरत में आते हैं जब आपने सिलेबस को सही तरीके से पढ़ा हो। ये तो जो हम पढ़ रहे हैं ये पहले जो पढ़ा है काफ़ी कुछ वो भी सब्जेक्टिव पढ़ा है और अभी भी जो है हम सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। सब्जेक्टिव पढ़ने से भी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं और MCQs हो जाते हैं, लेकिन आप ओल्ड पेपर जो हैं उसको भी देखें कि उसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जब रिपीट हो रहे हैं और MCQs कौन कौन से जो हैं वो बार बार आ रहे हैं। तो ज़्यादातर यही होता है कि लोग जो है क्वेश्चन जब बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, तो वो ओल्ड पेपर पकड़ते हैं और उसको जो है ना मिक्स करके तो आगे बनाते हैं। इसलिए जो है ओल्ड पेपर जो होते हैं, क्योंकि टाइम जो है ना वो कॉन्स्ट्रेंट है लोगों के पास, वो समझते हैं कि हमें कम से कम टाइम जो है वो दे के ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी, जैसे ये हमने लास्ट विलियमसन की थ्योरी पढ़ती है कि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करते हैं, ना कि जो है वो स्टूडेंट का कोई ज़्यादा क्रिटिकल एग्जामिनेशन वो नहीं करते स्टूडेंट की, ना स्टूडेंट से कोई एनालिसिस पूछते हैं बहुत कोई अच्छा कोई, इसलिए वो लगे बंदे सवाल आते हैं तो वो आप कर भी सकते हैं। वैसे भी आपने इम्तहान ज़ाहिर है वो करीब है, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा
हम नहीं जा सकते डेप्थ में, तो आप उसको जो है बहरहाल इसको देखें ज़रूर। जो सल्वाटोर की बुक है, जो रिकमेंडेड बुक है आपकी, ये सल्वाटोर की है, ये आपके पास है बुक, इसको देखें। उसके बाद ये एक और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, ये भी आप शायद डाउनलोड कर लेंगे। और ये भी देखें, एक और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन बिजनेस स्ट्रेटजी, ये भी बुक ऑलमोस्ट आपको मिल सकती है। तो एक स्मिल्सन की है, ये भी डाउनलोड की जा सकती है। तो आप ये बुक्स जो हैं करके, तो जहाँ से कोई टॉपिक अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ें। आप इस इतनी बड़ी क्लास में कोई नोट्स लेना वैसे बुरी बात है, और जबकि आपको मटेरियल पूरा जो है वो अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप निकालें और उसको देखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।